हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आपके पास क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए रहने वाला है। कल हमने यहाँ पर एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 था वो भी स्टार्ट किया था, तो दोनों चैप्टर एक साथ में यहाँ पर चलते हुए चलेंगे हम, ठीक है। पहला चैप्टर इसमें आज इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हम पोर्शन देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की, ये सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में कुछ यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि सॉल्यूशन तो काफ़ी टाइम से आप लोग सुनते हुए आ रहे होंगे। आपने सुना होगा कि सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ये तो हमारे पास एक जनरल आइडिया बहुत पहले से हम समझते हुए आते हैं, इतनी बात तो मैं समझ में आती है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो सॉल्यूट होता है हम बोलते किसको है सॉल्यूट? सॉल्यूशन बना, किसको मिलकर बना? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलकर बना। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, उसको डिफाइन करने के लिए कौन सा तरीका, क्या चीज़ देखी जाती है? तो हम देखते हैं कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, उसको हम कह देते हैं वो है सॉल्यूट। उसको क्या कह देते हैं? वो सॉल्यूट कहलाता है यहाँ पर। और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, जो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम सॉल्वेंट कह देंगे। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, बेसिक सी चीज़ हम पहले से भी इसको जानते हुए आते हैं। तो हमने बात करी सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट किसको बोलेंगे? जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। और अगर हम बात करें तो ये हमने जब पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। और कैसा मिक्सचर होता है? मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेंगे वो मिलकर कैसा मिक्सचर बनाएंगे? यहाँ पर ये बनाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर तो होगा ही, साथ ही साथ ये दोनों नॉन रिएक्टिंग होंगे, यानी कि ये दोनों सब्सटेंस जो यहाँ पर मिलने वाले हैं वो रिएक्ट भी नहीं करने वाले हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होगा किनका? यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। और वो सब्सटेंस कैसे होने वाले हैं? नॉन रिएक्टिंग होने वाले हैं। कैसे सब्सटेंस होने वाले हैं? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने वाले हैं। ये बेसिक्स आइडिया हम यहाँ पर पहले से भी जानते हुए आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ आपसे कि यहाँ पर हमने बात करी, हमारे पास वाटर है। यहाँ पर क्या है? वाटर है। वाटर में हमने क्या किया? यहाँ पर शुगर ऐड कर दिया। ये शुगर है, हमने वाटर में शुगर ऐड किया और हमने इसको अच्छे से मिलाया, डिजोल्व कराया, अच्छे से मिलाया, इसको डिजोल्व कराया। तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हम बोलते हैं हमें शुगर सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? शुगर सॉल्यूशन मिलता है। अब बात करें, ये जो शुगर सॉल्यूशन मिला हुआ है ये एक मिक्सचर है। क्या चीज़ है? मिक्सचर है। मिक्सचर आपने पढ़े होंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये एक मिक्सचर है और एक कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं आपको मतलब बताऊं होमोजीनियस का क्या मतलब हुआ, आपने देखा होगा अगर जब हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया जब, तो उसमें आप लोग पहचान नहीं सकते कि यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कौन से हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कौन से हैं। तो अगर इस तरीके के सॉल्यूशन जिनमें आप पहचान नहीं पाते हो अलग से सॉल्यूट कौन सा है अलग से सॉल्वेंट कौन सा है, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर यहाँ पर देखो और मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें हम यहाँ पर अच्छे तरीके से, और जैसे मैं बात करूँ होमोजीनियस की, जब मैं बात करता हूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन टर्म यूज किया जाता है। कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, जैसे ये पार्टिकल है, ये देखो चारों तरफ से सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से घिरा हुआ है। दूसरी जगह अगर आप इसको देखोगे, ये भी देखो चारों तरफ से सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो ये इस तरीके का कंपोजिशन क्या कहलाता है हमारे पास? यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है। कैसा कंपोजिशन कहलाता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है। और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। और हेट्रोजीनियस की जब हम बात करेंगे तो हेट्रोजीनियस में देखो यहाँ पर देखो इसका सराउंडिंग किस तरीके से है, इधर देखो अलग सराउंडिंग है, इधर अलग सराउंडिंग है, इधर अलग सराउंडिंग है। तो चारों तरफ यहाँ पर इसका सराउंडिंग क्या है? अलग है। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और हमारा जो हमारे इंपॉर्टेंस की चीज़ है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या बोला? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। बस इतनी सी बात हमको यहाँ पर समझनी है।
देखिए फिजिकल स्टेट की बात करेंगे इसके बाद। अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी होती है? क्या वाटर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है? तो सबको पता है वाटर कैसा होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर लिक्विड स्टेट में है। अब मुझे बताओ जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो शुगर सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में होता है? तो शुगर सॉल्यूशन भी आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि लिक्विड स्टेट में ही होता है। यहाँ पर सॉल्यूट कैसा था? यहाँ पर सॉल्यूट सॉलिड था। कैसा था? सॉलिड था। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो वही है जो कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट थी। सॉल्वेंट लिक्विड था तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। जो फिजिकल स्टेट रहने वाली है सॉल्यूशन की वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट जैसा होगा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी उसी तरीके की होगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो देखो हमें किस टाइप का सॉल्यूशन पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ। हमको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ, देखो जिसके पास सिर्फ दो कंपोनेंट रहेंगे। जिसके पास सिर्फ दो कंपोनेंट यानी कि जैसे मैंने बोला एक वाटर और एक शुगर, दो ही सब्सटेंस मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके के जो भी यहाँ पर क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उनको? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्योंकि हम उसमें नमक भी तो ऐड कर सकते थे, तो उसमें कितने हो जाते? तीन कंपोनेंट हो जाते, फिर वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहता। तो हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो सॉल्यूशन रहेगा किस तरीके का? बाइनरी सॉल्यूशन रहेगा। और उसकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे जब हम, तो उसके बेसिस पर हम बोलेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन होगा, लेकिन कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। और वो बाइनरी जो सॉल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? लिक्विड होगी। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन हमको यहाँ पर पढ़ना है। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कुछ और यहाँ पर टर्म्स हमको देखने हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा एक जनरल सा आइडिया यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे आप इनको बेसिक जो छोटी क्लासेस है वहाँ पर भी पढ़ के आते हैं, तो ये आई होप आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे चीज़ें। भले ही आपको पता ना चल रहा हो कि क्या है ये, लेकिन नाम तो आप लोगों ने इसका पहले भी सुना होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने से पहले क्या हम यहाँ पर समझें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर पहले। सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसके लिए हमें सॉल्युबिलिटी समझनी है। तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या आपको सॉल्यूट पता है क्या होता है? बिल्कुल आपको पता है सॉल्यूट क्या होता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम ऐड कर सकते हैं किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। किसमें? फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है? माना मैंने 100 ml सॉल्वेंट यहाँ पर लिया हुआ है। कितना सॉल्वेंट लिया है? 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट यहाँ पर लिया हुआ है। मैं उसमें कितना अमाउंट ऐड कर पाता हूँ किसी भी सब्सटेंस का? किसी भी सब्सटेंस का मैक्सिमम कितना अमाउंट में यहाँ पर ऐड कर पाता हूँ उसको ही मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ? सॉल्युबिलिटी कहता हूँ किसी सब्सटेंस की। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की बताई जाती है जिसको हमने डिसॉल्व करना है किसी सॉल्वेंट में। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पर देखेंगे। उस फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसको ही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? इतना हम समझ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो भी चीजें होती है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही होती है। किस पे हो रही होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उस सब्सटेंस की, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसके बेसिस पे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है?
तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हम और ज़्यादा क्या ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और ज़्यादा सॉल्यूट हम इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट अभी डिजॉल्व किया जा सकता है। उस तरीके का जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। इसका ठीक उल्टा यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, हमने बोला अनसैचुरेटेड क्या हुआ, जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कराया जा सकता, क्या नहीं कराया जा सकता, डिसॉल्व नहीं कराया जा सकता, कौन, सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कराया जा सकता और ज़्यादा, उसको क्या बोल देंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। और जिस पॉइंट पर ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहा जाता है, सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। आई होप इतनी चीज भी आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा टॉपिक था, जनरल ये आपका एक एक तरीके से आप समझो कि ये जो आपने पिछली क्लासेस में आपका जो छूटा हुई चीज है वो थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि किसी सॉल्यूशन में, देखो हमने बात करी यहाँ पर किस तरीके के सॉल्यूशन पढ़ने, हमें लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने, कैसे सॉल्यूशन पढ़ने, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने हैं। और उनकी स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती है, कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी होता है। उन टर्म्स को कहा जाता है क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। उन टर्म्स को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन टर्म्स कहा जाता है। इससे हम बता पाते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें कंसंट्रेशन टर्म्स से पता चलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जिनसे जिनसे हमको अलग अलग तरीके से चीजें पता चलती है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म्स में एक टर्म आता है आपके पास कंसंट्रेशन। वो क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन की बात करें तो ये है हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको क्या कहा जाता है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहा जाता है। आई होप ये भी चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है। सबसे पहले हमें देखना है मास परसेंटेज। सबसे पहला कौन सा कंसंट्रेशन टर्म देखना है, मास परसेंटेज देखना है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज की, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज की। उसके बाद थर्ड आएगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास रहेगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा रहेगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मोलैरिटी, फोर्थ हमारे पास मोलैरिटी देखने को मिलेगा। फिफ्थ हम देखेंगे यहाँ पर मोलैलिटी क्या होता है, फिफ्थ हम क्या देखने वाले हैं, मोलैलिटी। उसके बाद नंबर सिक्स पे आएगा नॉर्मेलिटी, नंबर सिक्स पे क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा। एंड नंबर सेवन इन द लास्ट मोल फ्रैक्शन आपको देखना है। तो ये हमारे पास 7 कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हमको समझने हैं, जहां पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज हम यहाँ पर समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहला टर्म यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने बोला पहला कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, मास परसेंटेज होता है। मास परसेंटेज में हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। यहाँ पर हमें अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका मास पता चल जाए, हमें पता चल जाए यहाँ पर कि टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से।
और उसको हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाएगा। आई होप ये आपको बेसिक सी चीज समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल एक कैलकुलेशन हमें करनी है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया रहे, अगर हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर मिल जाएगा। बेसिक सी चीज है, बेसिक सी मैथ यहाँ पर यूज करनी है आपको। इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें हम तो कैसे करें, तो हम बोलेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूट का वो अमाउंट है जो कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको ही हम क्या कह देंगे, इसको ही हम कह देंगे यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर अगर हमें मास परसेंटेज पता करना है, अगर उसने क्या दिया आपको, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसमें आपको अगर पता है, जैसे मैंने बोला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, कर सकते हैं इसको। यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल को अगर एक बार आप यहाँ पर समझना चाहो तो खुद से इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, जो बात मैंने यहाँ पर कही है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें 10 ग्राम अगर सॉल्यूट है, तो हम बोल देंगे मास परसेंटेज कितना हो जाएगा सॉल्यूट का, 10% हो जाएगा। कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। अगला क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज की बात हम यहां पर करने वाले हैं। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज, तो सेम अभी मास परसेंटेज था, जस्ट यहां पर वॉल्यूम में चीजें आ जाएंगी। वॉल्यूम में क्या देखना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया रहे हमें, उसको डिवाइड कर दे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और उससे जो मिलता है उसको हम मल्टीप्लाई कर दे 100 से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। कर सकते हैं इसको। और अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें किस तरीके से करते हैं, तो हमारे पास क्या हो, अगर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन हो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो, तो इसमें जितना यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूट का, उस वॉल्यूम को ही यहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं उस वॉल्यूम को ही बोल देंगे, वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर 15 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 15 ml, तो 100 ml सॉल्यूशन में 15 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा 15% यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 15%, 15% वॉल्यूम परसेंट इसका आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आप समझ पा रहे होंगे। बेसिक सी चीज़ है, बेसिक मैथ यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता तो आप लोग कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने, एक बार इस एग्जाम्पल को आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें हम कर पाएंगे, ठीक है। वही चीज़ समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ, सेम चीज। अभी उसने मास बाय वॉल्यूम बोल दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट ले लेना है। यहाँ पर क्या यूज करना है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर बात करें, अपॉन में क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपॉन में क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसने यहाँ पर टर्म क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पर टर्म यूज किया हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो मास आएगा सॉल्यूट का, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इससे जो निकल कर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखने की जरूरत इसमें कुछ है नहीं, बट कहाँ पर यूज होता है इस वाले टर्म का, कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। फार्मेसी और मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, इस कंसंट्रेशन टर्म का बताने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। कितने कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लिए हैं, 3 कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा आता है हमारे पास मोलैरिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टर्म आ जाता है मोलैरिटी, क्योंकि ये बाद में भी आपके इस वाले चैप्टर में काम आएगा।
इस वाले चैप्टर में काम आएगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहाँ पर भी ये टर्म यूज होगा। उसके बाद ये टर्म केमिकल काइनेटिक्स आपके पास चैप्टर है, वहाँ पर भी यूज होगा। तो मोलैरिटी का टर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइडली यूज टर्म है ये, ठीक है। तो काफ़ी जगह पर यूज इसका देखने को मिलता है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ हुई है। तो यहाँ पर आपको अगर पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर आपको क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हमने डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए आपको, आपको वॉल्यूम पता चल जाए सॉल्यूशन का। सॉल्यूट तो पता है ना सबको, सॉल्यूट पता होता है, सॉल्वेंट पता होता है, तो सॉल्यूट के मोल्स पता हो जाए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो जाए, तो इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर यूज करना है लीटर में। किस में यूज करना है? लीटर में यूज करना है। तो इसको यूज करके आप यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दिक्कत आती है जिसको उसको आती है किस चीज़ में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने में। तो चलिए ये समझा देता हूँ मैं किस तरीके से होता है। जैसे अगर मेरे को बोला जाता है कि कोई है किसी के मोल्स फाइंड आउट करने हैं मुझे, जैसे सिंपली मैं CH4 की बात करता हूँ। किसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं? CH4। क्या बोलते हैं इसको? क्या आपको पता है इसको मीथेन बोलते हैं? बिल्कुल मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं मुझे कितने में? 48 ग्राम मीथेन दिया हुआ है। कितना मीथेन दिया है? 48 ग्राम मीथेन दिया हुआ है। 48 ग्राम मीथेन में मीथेन के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होता है आपको नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? देखो बेसिक है, 9th में हम ये चीज़ें सीखते हैं, 11th में हम ये चीज़ें सीखते हैं, तो आप लोगों को भी ये चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। यहाँ पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गिवन मास, कितना मास दिया है? 48 ग्राम, अपॉन मोलर मास यूज करना है। क्या यूज करना है? मोलर मास यहाँ पर यूज करना है। गिवन मास कितना है? 48 ग्राम। कितना है? 48 ग्राम है। और मोलर मास कितना होता है यार इसका? देखो मोलर मास इसका 12 और ये 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। 12 प्लस 4 कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोलर मास 16 ग्राम आ जाएगा। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए? 3 मोल्स आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। मोल्स कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें, जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे थे, तो मोलैरिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपको लीटर में यूज करना है उससे डिवाइड कर दें, तो हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता चल जाती है। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, हम किस तरीके से डिफाइन करें तो डिफाइन कर लेते हैं। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूछता है व्हाट इज मोलैरिटी, डिफाइन मोलैरिटी, तो आप क्या बताएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किस में प्रेजेंट हो? जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन कहते हैं। उसके सॉल्यूशन की मोलैरिटी इसको कहा जाता है। चलिए यहाँ पर मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। क्या पूछा है? मोलैरिटी यहाँ पर निकालने के लिए पूछा है। आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला मुझे लगता है पता होगा। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है पहले तो मोलैरिटी निकालने के लिए यहाँ पर मुझे बताओ 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है। 5 ग्राम ऑफ NaOH
किसमें डिजोल्व है यहाँ पर? 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर डिजोल्व है। तो देखो गिवन मास कितना हो गया? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मोल्स निकालने हैं आपको, क्योंकि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। चलो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना तो आता है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान लेंगे। देखो 5 ग्राम कम होता है या फिर 450 ml कम होता है? 5 ग्राम कम होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो 5 ग्राम, वैसे अगर बात करो तो वैसे तो ये मास है और ये क्या है यहाँ पर? ये वॉल्यूम है। ऐसे तो हमको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी देखो ये क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पर ये वाटर है, ये वाटर है, और ये बात करें तो ये NaOH है। ये क्या है? NaOH है। दोनों की डेंसिटी फिर भी ठीक ठाक होगी, ठीक है। चलो इतनी डेंसिटी में मत घुसो यार, सीधे देख लो। ये क्या होगा? ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सीधी इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रख लो। ये कम अमाउंट में है तो कम अमाउंट में सॉल्यूट होता है, ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है यहाँ पर? सॉल्वेंट होता है। कर सकते हैं इसको। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोल्स ऑफ गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है इसका? 5 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना होता है NaOH का? Na23, ये हो गया 16, ये हो गया 1, 24, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40, 5/40 इक्वल टू 1/8। कितना आ गया? 1/8 आ गया कर सकते हैं इसको। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/8 हो गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 450 ml। कितना दिया हुआ है वॉल्यूम? 450 ml यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या यहाँ पर हमने बोला था कि हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो लीटर में यहाँ पर हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पर तो ml में दिया हुआ है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? देखो इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। 100/8 इंटू 45, ठीक है। 100/8 इंटू 45। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 25 टाइम्स, ये कितने? 5 5 जा 25, 5 9 जा कितना आ गया है? 5/18। कितना आ रहा है? 5/18। और 5/18 कितना होता है? डिवाइड करके देखेंगे इसको। 5/18 कितना हो जाएगा? 18, और ये हो गया 5। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितना बच जाएगा? 14 हो जाएगा। जीरो बढ़ाएंगे, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। कितना बच गया यहाँ पर? 14 बच गया। 2.7, 0.27 कितना आ जाएगा? 0.27 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यूनिट की बात करें, ये मोल्स है, ये मोल्स हो जाएगा यहाँ से, और ये लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? मोल पर लीटर, ठीक है। ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो हमने आज क्या समझा? हमने समझा सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। हमने क्या समझा? सॉल्यूशन क्या होता है। हमने समझा यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है। हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और मोलेरिटी, मोलेरिटी यहाँ पर समझिए, उससे रिलेटेड एक यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कर लिया है। तो आज के लिए यहाँ पर चीज़ें इतनी ही रखते हैं। कल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अगले जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये चीज़ें हो हम कल वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।